बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना दूसरा प्ले जूनो एंड द पेकॉक जो है उसका बैकग्राउंड, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, ड्रामेटिक पर्सोनाई और उसकी एक ब्रीफ सी समरी पढ़ेंगे। तो जूनो एंड द पेकॉक एंड द आयरिश थिएटर से स्टार्ट करेंगे। जूनो एंड द पेकॉक वाज द सेकेंड ऑफ ओकेशीज प्लेस टू बी परफॉर्म्ड एट द एबे थिएटर, द नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड। ये नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड को लिटरेचर में बहुत एक अहमियत हासिल है। आयरिश थिएटर से आप देखेंगे जो बड़े हमारे पास ड्रामाटिस्ट हैं वो सारे ही आयरिश थे। मतलब अभी हमने रिसेंटली जो पढ़ा है बर्नार्ड शॉ, ये ख़ुद ओकेशी, फिर सैमुअल बेकेट और उसके साथ साथ ऑस्कर वाइल्ड और भी कई नाम हैं जो बड़े नाम हैं। ये सारे लोग येट्स हिमसेल्फ वाज एसोसिएटेड विद दिस theatre, Abbey Theatre, the National Abbey National Theatre of Ireland. Theatre had been founded just 20 years earlier by a group of artists including Nobel laureate W.B. Yeats and dramatist Lady Augusta Gregory. इसका नाम भी आपने सुन रखा होगा, वैसे ही सुन रखा होगा, पढ़ा नहीं भी है तो है। It was established during the Irish literary revival, a flowering of literary talent coinciding with an increased interest in Irish language, heritage and culture. तो इसने रिवाइव किया है आयरिशनेस को, जो इधर की थी, आयरिश कल्चर के साथ मोहब्बत, लैंग्वेज के साथ। ये समझ लें कि आपको एक तरह की आयरिश रेनेसेंस बन जाती है ये चीज़ जो है। Unlike many theatres whose purpose is primarily to entertain the audience, the Abbey Theatre sought to educate playgoers and to inspire a sense of national and cultural identity. आपको इसके साथ ये वाली बात के साथ याद आना चाहिए एलिज़ाबेथन एज के अंदर भी जो एक नेशनल प्राइड को बड़ा उन्होंने उस वक्त उभारा था लोगों के अंदर। तो ये थिएटर का काम इंटरटेनमेंट से ज़्यादा क्या था, एजुकेट करना बन गया लोगों को, एजुकेशन और रादर अवेयरनेस, टू प्रोवाइड देम अवेयरनेस टुवर्ड्स देयर आइडेंटिटी, जो इनकी आयरिश आइडेंटिटी थी कल्चर वगैरह के साथ। और a notice entitled Advice to Playwrights encouraged authors to include their works some criticism or vision of Irish life based on personal experience और observation। वहाँ पर एक नोटिस भी था लगा हुआ कि आपको अपने ड्रामा के अंदर लाजमन कुछ ऐसा अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन लेके आनी है जो कि लोगों को उनकी आइडेंटिटी की तरफ मुतवज्जे करवाए। अब देखें जो हमारे अंदर एक सूडो किस्म का एक लिबरल तबका है, वो अपनी आइडेंटिटी से बिल्कुल ही मफ़र तलाश करता है, मतलब उसको इरोड कर देना चाहता है। हर चीज़ का मजाक उड़ाया जाएगा जो कि हमारी इधर की लोकल कल्चर से बिलोंग करती हैं चीज़ें। इन्होंने और नो डाउट के सेंसरशिप्स भी बहुत तगड़ी किस्म की रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे मिलिट्री इराज के अंदर। लेकिन आप उसी ज़माने के अंदर कि आप जब लिटरेचर देखते हैं तो उतना ही ज़बरदस्त लिटरेचर भी मिलता है उसी के अंदर। शायद जितना सप्रेशन होगा उतना काम भी निखर जाता है इंसान का, वो फिर बल्कि लिटरेरीनेस बढ़ जाती है। आप बातों को फिर सीधा कहने की बजाय किस तरह से करते हैं, इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं। अभी अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, फ़ारूक ऐसे साहब की वफ़ात हुई है। फ़ारूक ऐसे साहब अंकल सरगम का पपेट और ये सारे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। अब ये हम वो लोग हैं जो कि अंकल सरगम के पपेट्स के साथ ही पले बड़े, उनको देखते हुए उसके जो भी रौला था, मासी मुसीबतें थी, बोंगा बखी टाइप, ये सारे करेक्टर सुबह सुबह आते थे और जो बड़े ज़बरदस्त इनके पपेट्स थे। और अंकल सरगम का जो शो होता था पपेट्स का, वो उसके अंदर आप देखें कि पपेट्स के ज़रिए बातें की जाती थी और वो एक आयरनी, एक तंज जो था वो बड़ा चुभता हुआ तंज बड़े ही प्लीजिंग वे में करते थे। और आज अगर ये अनवर मकसूद के प्रोग्राम होते थे और ये सारे लोगों के प्रोग्राम ज़िया इराक़ के हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें तो हैरानगी होती है, यार ये लोग कैसे बात कर सकते थे अगर इतनी ज़्यादा सेंसरशिप थी मौजूद। इन्होंने एक लिटरेरीनेस जो है उसकी, वो उसकी आयरनी के ज़रिए अपना काम किया और आयरनी बड़े प्लीजिंग अंदाज में। आयरनी का मकसद क्या होता है, किसी को किसी के किसी मसले की तरफ आपने डायरेक्ट करना होता है, लेकिन उसको ऐसे अंदाज में कि वो ऑब्जेक्टिव ऑफ आयरनी क्या होता है, रिफॉर्म करना होता है ना, तंज करने का मकसद, रेफॉर्मेशन। तो वो उन्होंने करते रहे वो काम, उनकी उतना ही फ़न जो था उतने चमका उस ज़माने के अंदर। लेकिन मैं बात कर रहा था ना कि ये जो सूडो जो हमारा इधर का तबका है
वो हर चीज़ को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के भी पेश करता है समटाइम्स, कि देखें अपनी बात कोई अपने नेशनल प्राइड की, आप और हम अक्सर पाकिस्तानी नेशनल नैरेटिव के ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान का नेशनल नैरेटिव वो और है जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, जबकि हकीकत कुछ और है। ऐसा ही होगा और है भी, लेकिन कौन सा मुल्क है यहाँ का नेशनल नैरेटिव वही है जो कि हकीकत है। हमें कुछ ज़्यादा ही शायद सच बोलने के चक्कर में हम अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। नेशनल जो नैरेटिव्स होते हैं वो एक कौम को बनाए रखते हैं, जोड़ के रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, झूठ बताने पड़ते हैं, कुछ इल्यूजन्स क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर आप वो इल्यूजन्स नहीं करेंगे तो आप इन सारे लोगों को कैसे बांधेंगे। जो अमेरिकन नेशनल नैरेटिव है, क्या वो वही है जो कि बताया गया, जो इब्राहम लिंकन का वाशिंगटन लोग जो इनका, वो नहीं है जो उनको दिखाया जाता है। लेकिन उनको बता दिया और हम यहाँ पे समझ के बैठे, शायद वो सच बता के बैठे हुए हैं। हकीकत को समझना चाहिए, पता होना चाहिए कौन क्या था, हमारा मसीहा कौन था, लुटेरा कौन था। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हकीकतें जो उनको दबाना पड़ता है, उनको थोड़ा सा और रीशेप करना पड़ता है फॉर द बेटरमेंट। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है बिल्कुल ही आपको अपने माजी से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। तो पर इन्होंने अपने कल्चर की रिवाइवल के लिए जो थिएटर को यूज़ किया, और उस थिएटर के अंदर एक लाजमी सी बात थी कि आपने अपने नेशनलिज़म के हवाले से, अपने मुल्क के बारे में, अपने कल्चर के हवाले से अपना काम करना। इनका वही मसला है जो कि हमारा इधर का सब कॉन्टिनेंट का मसला था, किन के साथ, इंग्लैंड के साथ। वो इंग्लैंड वालों ने रिज़र्व किया हुआ था इलाका और वहाँ पे हुकूमत ही, ये वो सारा कुछ, ये उनके कॉलोनी थी ना इंग्लैंड की, ये आयरलैंड। तो फिर नेक्स्ट ये कि आयरलैंड्स ब्रेक विद इंग्लैंड इन 1921 एंड द एनसुइंग सिविल वॉर इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कूल। फिर उसके अंदर तो ज़्यादा ही काम हो गया। आपने वो 65 की जंग के अंदर के जो तराने हैं वो भी सुने होंगे कि कितना प्रमोट किया उन्होंने, वलवला जो बढ़ाया ये सारा कुछ। तो फिर आपके अंदर एक ना जिंगोइज़म जो था वो उबारा जाता है। जिंगोइज़म जो है, नेशनलहुड जो है वो उसके ऊपर, तो ये ड्रामा भी जिंगोइज़म को शो करेगा, पैट्रियाटिज़म को। मज़ीद ये, सिंस लैंग्वेज वाज एन इम्पॉर्टेंट मार्कर ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो लैंग्वेज है। जो आप पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ पढ़ते हैं तो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के अंदर लैंग्वेज एक बाकायदा बड़ा पिलर है साइड पर रखा हुआ, इसको एक अलहदा से देखना है। लैंग्वेज को, रेस, लैंग्वेज, एथनिसिटी, उनमें से लैंग्वेज एक अलग पिलर है। लैंग्वेज के साथ आपका कल्चर कितना टूटता है, कितना आपका तमीर होता है, ये अगर हम इसको मुताला करें लैंग्वेज का तो पता चलता है कि लैंग्वेज कितनी। आप लॉर्ड मैकॉले के वो मिनट्स पढ़ें, वो जो लैंग्वेज के हवाले से हैं, जो इन्होंने इधर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उन्होंने रखे थे, कि लैंग्वेज कितनी, लैंग्वेज तक हमें एक्सपोज करना है, कौन सा लिटरेचर हमें देना है इधर के लोगों को, जो यूनाइटेड इंडिया के लोग थे, और उसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या होंगे, और कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी होगी, आम लोगों की लैंग्वेज कौन सी होगी, ये सारा कुछ उसके अंदर। और उनका विजन हमें फिर पता चलता है कि कितना उन्होंने आगे तक, और हम वैसे ही सचमुच में निकले हैं वो लोग, कौन सी लैंग्वेज किन लोगों को एक्सपोज करनी है। आप अभी देख लें कि हमारा पंजाब है, हम चूँकि पंजाबी हैं, तो पंजाब की जो हमारी जो लैंग्वेज ख़राब हुई है, लैंग्वेज हैजमनी क्रिएट की गई है, वो हमारी उर्दू के साथ जोड़ी गई। उर्दू तबके के पास गई ना हुकूमत पहली पाकिस्तान की, वो सारी जो कराची वाले लोग थे, वो उधर के सारा वो लोगों के पास, यूपी वगैरह के लोग थे जो। अब उर्दू लैंग्वेज को इम्पीरियल एक दर्जा मिल गया यहाँ पे, इम्पीरियलिज़म आ गया, स्टार्ट हो गया उसका लैंग्वेज का। हमारी पंजाबी जो थी उसके अंदर हमारे एक अजीब किस्म का एक बना दिया गया है, क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया अपनी लैंग्वेज से। हम वाहिद पंजाबी कौम है जिनको अपनी लैंग्वेज से मोहब्बत नहीं होगी, शर्म आती है बोलते हुए। और हमारे यहाँ तो लिखना तो ख़त्म हो चुका है पंजाबी। हमारी कितनी बुक्स हैं जो पंजाबी में लोग लिख रहे हैं, जब पंजाबी के अंदर जो लिटरेचर अवेलेबल है, या हमारे कितने हमारे बच्चों को सिखाई जाती है पंजाबी, ख़त्म हो चुकी ना। सिंध के अंदर मौजूद है, बलूचिस्तान के अंदर मौजूद होगी बलोची लैंग्वेज, ये सारा कुछ, लेकिन हमारे यहाँ ख़त्म है वो काम। पंजाबी हम वाहद लोग हैं जिनको अपनी पंजाबी लैंग्वेज से, मदर टंग से, उन्होंने डायरेक्ट इम्पोज की है, मतलब ज़बरदस्ती उन्होंने उर्दू इम्पोज की, इसलिए वो सिंधी लोग अपनी लैंग्वेज को बचाते रहे। हमें पॉलिटिकली उन्होंने जिस तरह से भी किया ना, हमने देखो ना, हम मिल गए उर्दू वालों के साथ, अपनी लैंग्वेज से नफरत। वो यही कहते हैं ना कि उर्दू लैंग्वेज में तमीज़ है, सारी तहजीब है। हम इस बात को मान लिया, बाकी लोगों ने रेजिस्टेंस की, हमने मान के अपनी माँ बोली को ख़राब कर लिया। अब देखें
कि हमें लगता है कि जब हम इंडियन पंजाबी सुनते हैं तो हमें लगती है बड़ी प्योर लैंग्वेज है, वो प्योरिटी उसमें फ़ील होती है। फिर आप देखेंगे उनका कल्चर भी उस तरह से इंटैक्ट लगता है, उनके गाँव शाँव और उनकी बातें उनके कल्चर के साथ जुड़ी हुई तहजीबें। हमारी लैंग्वेज ख़राब हुई, उसके साथ साथ हमारा देखो कि कल्चर भी वैसा वैसे ख़राब हो गया। हमारा अब जो कल्चर है, पंजाबी कल्चर के लोग हैं हम लोग, गांव साइड पे आपको ज़्यादा कल्चर इंटैक्ट क्यों नज़र आता है कि वहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज जो अभी तक है थोड़ी सी बेहतर है। जिधर जितनी लैंग्वेज प्योर होगी उतना कल्चर भी प्योर होगा। अब हमारा शहरों का कल्चर जो है वो उतना ख़राब हो चुका है, ख़राब हमें फील नहीं होगा हम इसको अगर ऐसे नहीं देखें। मतलब हमारा पंजाबी नेस जो है वो हम में से निकलना शुरू हो गई है, हमारे अंदर से गुजर गई। जैसे हमें पंजाबी मूवीज ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जो इंडियन है। हाँ, वो अपना आप है ना। मैं आपसे एक पूछता हूँ, एक बात बताएं कि हम जो हैं पंजाबी मुसलमान पाकिस्तानी जो हैं, हमें कहा जाए कि आप को रहने के लिए, मैं मेटाफोरिकली स्पीकिंग या आपको वैसा सपोज्डली बात कर रहा हूँ कि हम कहें, हमें कहा जाए कि चलें जी आपको आज़ादी है, किसके साथ रहना पसंद करेंगे? इंडियन पंजाब को अपने साथ वाले इलाके में या कि आप अफ़गानिस्तान के इलाके में? पंजाब में जाएंगे, इंडिया में जाएंगे। हम मुसलमान हैं पाकिस्तानी, फील करते हैं। हमारी ईज़ कहाँ पे है? इंडियन पंजाब, इंडियन जो पंजाबी लोग हैं उनके साथ, क्योंकि हमारा कल्चर है। कल्चर इतने सख्त चीज़ होती है इतनी, और उसमें से भी ज़्यादा ताकतवर तगड़ी चीज़ कौन सी चीज़ है जो हमें जोड़ती है? नहीं मेरे साहब तुसी कराची जाना, उस जेड़ा पंजाबी बोलदा रहा तुहानूं अपना अपना लगन अपना बाहर वो नफरत करते नहीं। मैं वो उस बात नफरत की बात नहीं आ रहा, जिसको अपना वो अपनी लैंग्वेज भी तो अंदर एक उबाल आया होता है ना कि हमने किसी से अपनी लैंग्वेज में बात करनी है, चाहे जितने मर्जी आप शुद्ध हो जाएं, बड़े ज़बरदस्त बोलना शुरू कर दें दूसरी लैंग्वेज अपनी जो एक आसूदगी आपको मिलती है वो अपनी लैंग्वेज में, ईज़ जो है वो अपनी में होगी अपने आप में। पंजाबी अपने आप को अपना ही आपको लगेगा, इससे सिंधियों को अपना सिंधी भाई लगेगा। कोई ये कोई बड़ी बात है कि नेचुरल फिनोमिनन है। बहरहाल उन्होंने दे स्टार्टेड इनकरेजिंग दिस फिनोमिनन इन दैट इरा। सो लैंग्वेज का यानी अपने नेशनलिज्म का भी रोल बढ़ गया था इन दिनों में। ये बड़ा एक ट्रबुलेंट पीरियड है इनका, ये आयरिश की हिस्ट्री के अंदर। सिंस लैंग्वेज वाज एन इम्पॉर्टेंट मार्कर ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, येट्स एम्फसाइज्ड द यूज़ ऑफ आयरिश डायलैक्ट इन थिएटर, particularly that of peasants। आयरिश थिएटर को के अंदर उसने, इस थिएटर के अंदर येट्स ने कौन सा एक्सेंट जो था, डायलैक्ट जो थी, उसने आयरिश डायलैक्ट को उसने प्रमोट किया कि इसे डायलैक्ट में बात करो। और ख़ास तौर पर कौन सा, जो पेजेंट्स वाला था, लोकल किस्म का, जिसको पहले पेंडू या जाहिलों का या अनपढ़ का, इग्नोरेंट का, यही है ना तरीके जिनके ज़रिए अगली को सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी क्रिएट करनी होती है। हम कभी मॉडल्स डिस्कस करेंगे, कल्चरल मॉडल, 4 कल्चरल मॉडल्स हैं कि किस बुनियाद पर आप कहते हैं कि ये कल्चर सुपीरियर है, और ये आपने एडवर्ड साइड नहीं पढ़ा हुआ, यही है ना उसकी सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी। खुद ही बता देना, ये नहीं कहना कि मैं आप बुरे हैं हम अच्छे हैं। हम के साथ आप और मैं बात कर रहे हैं कि मैं कहूँगी मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ, ठीक है, तो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी कि मेरी बात हो रही है। दूसरा, ठीक है ना, when somebody loots and plunders from west to the east, he is Alexander the Great. When somebody does the same from east to the west, he is Chengiz Khan। चंगेज़ खान में और सिकंदर आज़म में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? दोनों प्लंडर लूटर्स ही थे ना। देन वाई वन ऑफ देम इज़ ग्लोरीफाइड, द अदर इज़ कर्स्ड? सिर्फ कि वो हमारा है, अलेक्जेंडर तो वो ग्रेट है, साडा तो भाई साडा कुत्ता टोमी हो गया, वो किसी दूसरा हो गया, ठीक है ना, वो हो गया। मतलब कि हमारा जो कातिल है वो कातिल है, आपका फाते है। यू किल 4 or 5 people, यू आर अ किलर। यू किल थाउजेंड्स, यू आर अ कंकरर। तो ये क्या बात हुई? तो ये जो मसला है ये अपनी प्रोजेक्शन का है। उसने कह दिया कि आयरिश लैंग्वेज बुरी है, पेंडुओं की लैंग्वेज, जाहिलों की लैंग्वेज है, एंड दे स्टार्टेड बिलीविंग इट। दे इम्पोज्ड दिस फैक्ट अपॉन देम, एंड दीज पीपल started telling their own people that it is not a fault, it is not a sin to speak in your own language, rather it should be a matter of pride. As Englishers take pride in speaking their language, why don't we take this pride in speaking in our own language? हम क्यों नहीं ले सकते? भी हमारा क्या मसला है? कोई लैंग्वेज बुरी नहीं है,
वाई वी यूज़ उर्दू और इंग्लिश फॉर सम डेलिकेट फीलिंग्स, मतलब आपकी लैंग्वेज का एक इस्थेटिक जो इसकी क्वालिटी है या जमालियाती हुसन नहीं मौजूद, उसके अंदर मौजूद है, आप इस्तेमाल नहीं करते उसको। और दूसरी बात ये भी होती है कि अपनी लैंग्वेज की चूँकि समझ बहुत होती है ना, मतलब इनसाइट पूरी अंदर तक उतरती गल, इस वजह सानू शर्म ही होंदी, संग भी होंदी गल करदे कई कि यार ये गल करांगे ना, असीं कहना ना, मैं अपना पहले जमाने खुरा कहंदे सीगे, हाँ जी, ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਨੰਗਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ गुसलखाने ਤੇ आ गए, गुसलखाने तो बाथरूम तो वाशरूम, हाँ जी, वाशरूम कहेंगे थोड़ा सा पर्दा सा पड़ जाता है बात के ऊपर, दिमाग के ऊपर भी, तो कई चीज़ों से बंदा महफूज रहता है, नज़ारों से। तो ये पहले क्या होता था कि वो हम उस अपनी लैंग्वेज के अंदर होता है थोड़ा सा बंदे को ये बात कहते हुए, अब नॉर्मली मैं लोगों को या आप महसूस करते हो वैसे अल्फाज बोल जाते हैं जो उनको पता नहीं है, अगर इनको ट्रांसलेट आप उर्दू में देखें या पंजाबी में देखें तो उनका मतलब क्या है। जी, तो अगर उसी लैंग्वेज आप वही लफ्ज़ आप उनको उर्दू में बोल दें तो उनको बड़ी शर्म आएगी, बल्कि आपको बुरा भला भी कहना शुरू कर देंगे। शिट ही सबसे पहली बात है कि शिट किसे कहते हैं ये नहीं पता नहीं, ओ शिट हर बात पे खाना खाते हुए कह रहे होते शिट। सर ये जैसे दुकानों में जाते हैं वो लफ्ज़ बिगाड़ देते हैं, लेकिन और लफ्ज़ लैंग्वेज के बोल के वो बड़ा इंप्रेशन सा बनाते हैं। वो भी, या प्राइस, मैं अक्सर नोट करता हूँ ना, प्राइस बोल रहे, इसकी प्राइस क्या है, या वो ऐसे साउंड्स क्रिएट करते हैं। बहरहाल दे encouraged, they inculcated this very thing that there is no sin, there is nothing wrong in speaking your own language, taking pride in your own culture. Your culture is very rich, you just need to promote it, just need to embrace it. When you embrace your culture you become very much your own. तो आप ईज़ तो आप उधर में फील करते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप उधर का काम करें और ये ना हो। सो द एबे थिएटर also sought to use drama to portray a positive image of Ireland. एक आयरलैंड का भी, अब आप देखें कि हमारे यहाँ कल्चर की क्या बात है कि जो भी कोई बंदा राइटर है उठ के नावल लिखता है अंग्रेज़ी में या कोई भी, पाकिस्तान बम धमाके दिखा दो, पाकिस्तान रेप केसेस हो रहे हैं, ये वो फलां, इन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इनको बिल्कुल ही इनसे मुंह मोड़ लें, लेकिन क्या पाकिस्तान में यही कुछ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में और भी बहुत कुछ है, लेकिन तवज्जो हासिल करने के लिए वो यही इश्यूज़ दिखाएंगे। आप पॉजिटिव इमेज उभारेंगे तो आएंगे ना। उन्होंने एक नारा लगाया इंडिया वालों ने, इनक्रेडिबल इंडिया, उन्होंने इंडिया की बड़ी अच्छी दिखाई पॉजिटिविटीज़, बहुत अच्छी बात दिखानी चाहिए, हर मुल्क को अपने अपना दिखाना चाहिए। लेकिन हमारा टीवी चैनल्स खोल लो, न्यूज़ चैनल्स खोल लो, हमेशा वो एक बुरी चीज़ की ही आपको खबर क्यों मिलती है? बुरी बात ही खबर नहीं होती, अच्छी बात भी खबर होती है। इस तरफ कौन लेके आएगा? जिन दिनों में मैं पहले पूरे टीवी चैनल्स के ऊपर ये सियासी मुबासे वगैरह देते, हमारे यहाँ तो सियासी बहस की आदत ही बड़ी लड़ाकी सी है ना, वो हमें खाम मरीज़ कर लिया हुआ था, परेशान या मुल्क का पता नहीं की बनना। जब से टीवी देखना छोड़ दिया है, कोई खबर कोई ज़रूरी हो पहुँच ही जाती ना तुहाडे तक किसी तरीके से नाल, तो पहुँच जाएगी, उसके बंदा अच्छा खासा सुकून में है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक चलन डया, बिला वजह बंदा परेशान हो के वो चीज़ें क्रिएट कर दें जो होती भी नहीं, तहलका सनसनी खेजी फैलानी है। तो ये इन्होंने दे स्टार्टेड, उन्होंने यू विल हैव टू रीअश्योर योर सेल्फ दैट यू आर नॉट दैट सॉर्ट। आपको बताना पड़ेगा अपने आप को या दूसरों को कि आप इतने बुरे नहीं हैं जो जितना बना दिया गया है, आपको रीअश्योर करवाना पड़ता है। तो वो फिर उसने रीअश्योर करवाना शुरू किया। पॉजिटिव इमेज अंडर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म much culture English literature perpetuated negative stereotypes of Irish। उन्होंने अपने ही नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स बना लिए हुए थे। इंग्लिश जो इनके था ना, उनका अपने करेक्टर्स को मजाक उड़ाना, लोगों का जो अपनी रसूमात का, जैसे अब हम अपनी पंजाबी कई रसूमात देसी उनको बताते हुए शर्माते हैं, जो वेस्टर्न या ब्रॉड की जो हमने सो कॉल्ड अडॉप्ट कर ली हुई हैं, जिनके पीछे भाग इनको बड़े बताएंगे। मैं अक्सर बात करूँगा कि कभी भी हमारे लोग कोई पिज़्ज़ा वगैरह खाते हुए जो है वो तो बड़ी जल्दी से स्टेटस लगाएंगे पिज़्ज़ा खा रहे हैं ये वो, लेकिन कभी साग वगैरह जो है हमारी जहाँ की डेलिकेसी है पंजाब की, वो नहीं बताएंगे। या आप कभी कभार कई ऐसे लगाते हैं जैसे ना उन्होंने फर्स्ट टाइम दे आर ईटिंग साग और दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर देम, एज इफ दे वर बोर्न इन अमेरिका, नो कम टू पंजाब पाकिस्तान, नो दे आर जस्ट टेस्टिंग अ न्यू थिंग। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड दे मैनिफेस्ट देयर। भाई हो हमने भी आज साग पकाया, पहली दफ़ा ज़िंदगी में ना, हमें पता ही नहीं साग क्या होता है। तो ये एटीट्यूड्स जो हैं वो शर्म वाले नहीं हैं, ये वो हैं जिनको कोई एक, यानी मैं आपको एक रोज़ पहले ही बात कर रहा था, कई बच्चों से नाम पूछे ना आपके गांव का नाम क्या है, जो हमारे जैसे उल्टे सीधे से नाम होते, तेरे पिंड का नाम क्या है,
ककड़ा ककड़ा अब ककड़ा नहीं दसणगे न्याणे नंबर दसी जाणगे 44 GB तो 44 GB दसना वा ककड़ा नहीं दसना ककड़ा पुत तू तो नहीं ना रखा होया ओहदा शुरू तो है ना चलन दिया वा तुहानू हाँ ककड़ा दसना या कोई और पुठा या नाम है कोई ऐसा उल्टा सीधा सा शर्माना अपना आप बताना अपनी आइडेंटिटी बताने में शर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने परवीन शाकर की बात कोट की थी कि जो अपना मुल्क होता है वो माँ होता है ज़मीन, और माँ से मोहब्बत करते वक्त उसका चेहरा नहीं देखा जाता। तो अपने मुल्क से अपने गांव से अपने शहर से इतना शर्माना नहीं चाहिए। वो भी माँ बाप की मट्टी होती है, वो उससे उतनी मोहब्बत इंसान को ऑटोमेटिकली उससे मोहब्बत होती है, उसको बताते हुए शर्माना नहीं चाहिए। सो दे आल्सो स्टार्टेड डिलीटिंग these stereotypes of the Irish. Irish theatre thus urged writers to present plays glorifying the culture and past heroism or concerning or connecting drama and contemporary political events. उस वक्त के कंटेम्प्रेरी पोलिटिकल इवेंट्स जो थे और पुराने जो पास्ट ग्लोरी बताना कि हम लोग ये थे, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसमें पाँव में सारे ताजे सरे दारा बताना बताएंगे तो हमें पता चलेगा ना कि सिर्फ हमारे यही बताई जाना कि साढ़े थे मीर जाफर ते मीर सादिक सी होर भी दसना पर टीपू सुल्तान भी सी थे दुल्ला भट्टी भी सीगा अहमद खान खरल भी सीगा फलाना भी सी रंजीत सिंह भी दूसरा की किहड़ा सी इत्थे अपना भगत सिंह भी सीगा इत्थे सर गंगा राम भी इत्थे दा सीगा। अपना कल्चर दसोगे तो पता लगेगा कि सिर्फ यही दसी जाना कि उत्थे आ सी इत्थे गद्दार सी फलान सी दसना पैंदा है। ठीक है, तो फिर लोगों को पता चलेगा, आइंदा नस्लों को पता चलेगा उसका। इसी हिसाब से देखा जाए सलाहुद्दीन अय्यूबी और गजनवी से ज़्यादा हमारे दुल्ला भट्टी और ये भगत सिंह ज़्यादा ही हम साडा ज़हन किते फ़लस्तीन की फंसे वा। फ़लस्तीन से मुराद वो जो इसराइल फ़लस्तीन जो पुराने इलाके मिडल ईस्ट के अंदर, हम ज़हनी तौर से यहाँ इस मट्टी को कबूल ही नहीं कर सके हुए ना कि हम इधर के हैं। हमारे हीरो तो ये है ना सर, हम भी इधर के ही हैं भाईजान, ऐसे भी इतने ही हैं। ठीक है ना, हमारा मज़हब है वहाँ का, और मज़हब कोई बात नहीं है, हमारा मज़हब है, हम उसको मानते हैं, बल्कि हम बेहतर मुसलमान हैं मेरे ख्याल में उन लोगों से। लेकिन हम ज़हनी तौर पर फ़लस्तीन, इसराइल, सऊदी अरब तो बाहर ही निकलन हुए, उत्थे शाम में फंसे किते। हम इधर के लोगों को अपना नहीं मानने को तैयार। हमारे मट्टी के अंदर हमारे वो जो होती है किसी न किसी जगह पे मौजूद है ख़मीर के अंदर कि हम यहाँ के नहीं हैं। हम इन लोगों से नफ़रत है, खुद अपने आप से नफ़रत है, इनसे नफ़रत है। एक रोज़ बात कर रहे थे हम लोग कल्चर के ऊपर, हमने तुम्हें बताया भी था कि हमारे सारे नाम जो हैं वो फॉरेन नेम्स हैं, लोकल नेम्स नहीं हैं। ठीक है, हम अपने चारों लोग अपने नाम चेक कर लेते हैं। मेरा नाम तो सारा ही अरबी है ना, ਤੁਹਾਡਾ तो भावें विच भी कोई एक होवे है, आपका भी, तुम्हारा मेरा तो फारसी आ गया ना, उर्दू आ गया। चलो, तो मेरा पूरा नाम ही अरेबिक है, बल्कि मेरा तो मेरी नानी ने नाम रखिया सीगा एक हिस्सा, वो उतों ही जोड़िया सीगा, वो किंग फहद उन्होंने जिथे आया सीगा रेडियो सुन के नाम के भी जो इजाफा कर देता। ठीक है अब यहाँ के जो नाम हैं हम ज़फ़र नाम रखते हैं। नामों में कोई मसला नहीं, इस्लामिक नेम रखने चाहिए अपने। मैं वैसे कल आपको बता रहा हूँ कि हमें यहाँ के लोकेलिटी से, कल्चर से इतनी नफ़रत, हम यहाँ के हैं ये मानना पड़ेगा आपको। ज़फ़र नाम आप रख सकते हैं, रखते हैं हम, शमस रखते हैं, ठीक है ना। सूरज नाम नहीं रखेगा हमारा मुसलमान भाई कोई भी, या विजय नाम नहीं रखेगा। विजय क्या है? विजय का मतलब भी ज़फ़र ही होता है, नहीं रखना। हिंदुओं का नाम है, हिंदुओं का नाम नहीं, इस कल्चर का नाम है। कल्चर उन्होंने का नहीं, हिंदुओं का, साडा भी कल्चर है। बूटा सिंह तो रख लेते हैं अपने, मोहम्मद बूटा भी रखा जाता, विजय क्यों नहीं चलता? शेर यहाँ फिट हो रहा है कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, वो उसने ये उसकी बड़ी मशहूर, हाँ जी हाँ जी। तो मसला ये है कि हम अपने कल्चर से बिल्कुल भी जुड़े हुए लोग नहीं हैं। हम अपने कल्चर से नफ़रत है, लैंग्वेज से, कल्चर से, यहाँ की लोकेलिटी से। हमें हमारा रहन सहन, लिबास, खाना पीना सारा लोकल है। बस ना रख के अपने साढ़े जेन चो घोड़ा तो तलवार ही फसी गई थे, उत्तों नहीं उतरन डे ना उत्तों चढ़न डे तो ये सारा कुछ। लेकिन ये बातें करेंगे तो बड़े बड़े फतवे लगते हैं हमारे ऊपर, तो ये गलत हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों को उभारने की जरूरत, शऊर देने की ज़रूरत है। वो जो भगत सिंह की बात कर रहे थे, वो हमारा उतना ही हीरो है, लेकिन हम उतना नाम नहीं सुनते उसका। भगत सिंह ने वही काम किया, वो सबके लिए काम कर रहा था। वो मुसलमानों का भी हीरो है, वो सिखों का भी है, वो हिंदुओं का भी, पारसियों का भी, ईसाइयों का भी। कई लोग होते हैं ये ज़ात, मज़हब,
सब कुछ से बालातर हो चुके होते हैं, वो सब के फिर हो जाते हैं। ऐसे ही। टैगोर उनका भी है, हमारा भी है, गालिब उनका भी है, हमारा भी है, इकबाल उनके भी, हमारे भी हैं। अब वो किसी एक की मलकियत नहीं होते। सर ये हीरो कल्चर के और हमने इनको मजहब में तकसीम किया हुआ है। हाँ जी। अच्छा एक होर गल भी है, साढ़े को जेह्ड़े हीरो आ ना सारे, वो असी रखे ने सिर्फ जंगा वाले। ये भी है। साढ़े को कोई तलीमी इंटलैक्चुअल हीरो है ही नहीं का कोई। जी। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ आएगा ना, मेजर जीत भट्टी होना अपने को, या वो हैं हीरो, उनके असमत में कोई नहीं है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है, डिफेंस सबसे बड़े। लेकिन इनके अलावा भी तो हीरोज़ होते हैं ना, वो हीरोज़ क्यों नहीं है हमारे पास? जो कोई होता है हम उसके ऊपर ऐसी कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उसको हीरो रहने नहीं देते, उसको दायरा इस्लाम से खारिज कर देंगे। अब जो बंदा इस हम इनके ऊपर बात करने लगे ना जब, तो फिर हमारे ऊपर भी कहते शायद ये भी कुछ ऐसे हैं, फिर बंदा अपनी जान बचाने के चक्कर में बात नहीं करता। सर गंगा राम का लाहौर सारा डिज़ाइंड है, मॉडल टाउन वगैरह अपनी जगह दी हुई इन्होंने अपने ज़ाती मिल्कियत से, लेकिन हम उनको सिर्फ इस तासुब में कि शायद वो हमारे मज़हब के नहीं थे, हम उनको मानने को तैयार नहीं होते। इसी तरह से देखें टीपू सुल्तान रियासत मैसूर के जो राजा थे, उन्होंने उनका कोई उनके नाम की छुट्टी होती है वहाँ पे, वो ख़त्म करने की कोशिश की तो लोग निकल आए सारे वहाँ पे, उनको वापस लेना पड़ा फौरी तौर पे, गवर्नमेंट मुकर गई कि हमने। अल्लामा इकबाल का नगमा अभी तक गाया जाता है सारे जहाँ से था। चले वो तो एक और बात है ना, कई हमारे साढ़े नहीं सारे दिन नगमे चलते इंडिया तो वो कोई और चीज़ है। हाँ जी। लेकिन मतलब कि इन चीज़ों से, अपने कल्चर से आपको इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि हम सब कॉन्टिनेंट के लोग और बड़ी पुरानी और बड़ी रिच तहजीब के लोग हैं हम लोग। लेकिन मसला ये है कि इंडियन जो साइड है ना, वो भी फारग हो गई है तहजीब तो। इंडिया कितों निकला ना, इंडस तो ये वाला वादी सिंध की तहजीब, और तो गंधारा तो नीचे नहीं जाना आप सारा, ठीक है। अब इंडिया लंका तक जाना थले, ये सारी तहजीब को, ये म्यांमार, ये वो, ये सारे लोग जो अफ़गानिस्तान काबुल शाबुल। अब मसला ये है कि उन्होंने अपने नेशनल नैरेटिव के अंदर हमने गंगा और जमुना फारग कर दी असी, उन्होंने सिंध फारग करता, जितने थे असल जो नाम तो तुरे फिरते ने वो उन्होंने फारग करता। वो उनके पास गंगा जमुना आ गई, उन्होंने अपने इलाके च लभ लिया कोई चीज़ होर सिर बस जूद होने वास्ते। हमारे पास सिंध आ गया, हमने मोहनजोदड़ो को बस पूरा ऐसा दसता भी तो मोहनजोदड़ो भी होंगे, दसना पैंदा, मजबूरी है। बाकी हमने सारा कुछ जो था वो सऊदी अरब की तरफ की बुला कर दिया। अपना कल्चर था, हम हिंदुस्तानी इंडियन यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, कल्चर के हवाले से हमारा मज़हब इस्लाम है, हम हिंदी मुसलमान कहलाएंगे और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। जैसे ईरानी है, ईरानी मुसलमान है, अफ़गानी मुसलमान है, एक पहचान ही है ना। लेकिन हमें अपने कल्चर के साथ नफ़रत पता नहीं क्यों हमारे इतनी ज़्यादा है कि हम इसको ओन करने को तैयार नहीं हैं। और दूसरी बात, एक और बात इसके साथ आ गई, मुझे एक बातें बताएं इसी चीज़ों का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं कि ये जो लोग हैं ना इधर के अफ़गानिस्तान के, ये बलूचिस्तान के अंदर ये वन्नी की रस्में और पता नहीं क्या क्या रस्में, कुरान के साथ शादी टाइप, ये इस्लामी नहीं है, ये कल्चरल मसाइल हैं, ठीक है। नाम उनका इस्लाम के साथ जोड़ दिया गया है। ये वन्नी शन्नी की रस्में, ये वो सारा कुछ है, ये इनके कल्चरल इश्यूज़ हैं, इस्लाम के नहीं हैं। वो अपने कल्चर के अंदर इतने अभी तक मौजूद हैं। हम अपने आप को सिर्फ, हम ज़्यादा बुरा हाल पंजाबियों का है वैसे तो। इन्होंने बहरहाल ये कल्चर को शऊर देंगे तो फिर है ना, हमारा शऊर और तरीके से दिया गया, हम उसी के अंदर पक्के हो चुके हैं। तो ओकेसीज प्लेस जो हैं दो सेट इन द अर्बन स्लम्स and depicting the dehumanizing effects of poverty and violence, nonetheless show the heroism of ordinary people such as Jono, while making much use of illusions from Ireland's rich literary tradition. Rich literary tradition तो मौजूद है। अब जितने लिटरेरी ट्रेडिशन पंजाबी की है वैसे वो ज़्यादा हिस्सा हमारी तरफ ही आया। बाबा बुल्ले शाह, वारिस शाह, बाबा फरीद, सारे लोग, बाबा नहीं वो तो एक रिलीजियस अंदाज है ना, मैं लिटरेचर के अंदर बात करूँ तो इनकी भी है सर, उनकी है, लेकिन वो ज़्यादा रिलीजियस आ जाता है ना काम। हमारा देखें ना, वारिस शाह, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, दूसरे फरीद और जितने भी बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने लिखा है सारा कुछ, ज़्यादा उनके पास आ जाके बड़ा नाम जो आता है वो शिव कुमार बटालवी का ही आता है ना। बाकी बड़े लोग तो हमारे पास ही आ गए, और वो भी छोटी एज का। अमृता भी, हाँ बिल्कुल मॉडर्न है वो, लेकिन और तरह की लिखती है ना वो, उनका काम भी उर्दू में ज़्यादा आ गया, ज़्यादा पहचान उनकी उर्दू में ही है ना। पंजाबी थोड़ी बहुत लिखी है उन्होंने तो फिर ये उधर से मिलता है, उनको एलूजन मिलते हैं। अब हमारा मसला है कि हम इन अपनी लिटरेरी ट्रेडिशन से जान नहीं छुड़ा सकते।
हम छुड़ाना चाहें भी तो। ये इतने बड़े चीज़ें, इनको अभी इनका नाम मिटाना मुश्किल है। अल्लाह करे कि हमें भी अपना शऊर आए, अपने कल्चर से मोहब्बत हो, हम इसको पसंद करें। द इंटरनेशनल सक्सेस ऑफ आयरिश प्ले राइट्स सच एज ओकेशी helped to both present Irish culture to the world undistorted by colonialism and to spread awareness of the Irish cause। तो ये एक इसका बन जाता है। इसका हम बैकड्रॉप देखेंगे प्ले का, वो ये है कि जोनो एंड द पेकॉक इज़ द सेकेंड ऑफ 3 ओकेशीज प्लेस। टोटल 3 लिखे हैं, दिस इज़ द सेकेंड वन इन वट इज़ नोन एज द डबलिंग ट्रायोलॉजी। डबलिन ट्रायोलॉजी, वो जो ट्रायोलॉजी जो उसने वो 3 ड्रामे वाला था ना, वो कल्चर, वो पुराना जो एक ही सीरीज़ में लिखे जाते थे। सेट इन द टमल्चुअस ईयर्स ऑफ 1916 to 1923। ये बड़ा टमल्चुअस, वो मेहम वाला ज़माना है ना, उसके अंदर लिखा गया है। ड्यूरिंग ईस्टर वीक इन 1916, आपको एक ब्लैक फ्राइडे भी याद होगा। एक ब्लैक फ्राइडे अंदर इनका एक होता है ना, क्रिश्चियनिटी का फ्राइडे, गुड फ्राइडे होता है, लेकिन उन्होंने उस रोज़ झांबा ही बहुत फिर ना पुलिस तो, उन्होंने इंग्लैंड वाले फिर उन्होंने ब्लैक फ्राइडे फिर कहा गया था, कोटी बहुत पई बेचारे ने, बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया ना। जैसे हमारे यहाँ इधर वो जो जलियांवाला बाग हुआ है, वैसा ही इनके साथ मैसेकर हुई थी ये। ईस्टर वीक जो था उसमें 1916 में एक ड्रामा होता था, जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, आप लोगों के सिलेबस में अब ख़त्म कर दीजिए, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, तुम लोगों ने ब्रेक वाला पढ़ा हुआ है सिलेबस, और इससे पीछे वाला पढ़ा हुआ है, ब्रेक वाले पढ़ा है। इससे पहले होता था वो, उसमें था वो बैलेड सिंगर वाला ड्रामा होता था, द राइजिंग सन, जब पता नहीं क्या था उसका नाम। वो ये होता था कि बैलेड सिंगर था, वो भी आयरिश फ्रीडम फाइटर था एक, वो छुपा होता है, उसके नाम के ना लगे होते जगह जगह पे, इसको पकड़ना, मोस्ट वांटेड वाले। तो वो अपना वहाँ पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, उन्हें बॉर्डर पार करना होता है, उसको साथियों लेके जाना होता है उसको समंदर के ज़रिए से। तो वहाँ पे आता है, तो वो कहते तुमने बंदा तो नहीं देखा, पहचान तो होती नहीं किसी को। तो वो कहता नहीं ऐसे ऐसे, वो फिर ना गाने गुने सुना शुरू करता, बातें करता है, कहता तू फौजी हैं कितने था, इस तरह गला वाला पी आयरिश। उसने ना फिर आयरिश जो ना उसने गाने सुनाने शुरू कर दिया, मुहब्बे वतन, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। तो वो उसके भी ना अब मचलने शुरू हो गए जज्बात वगैरह पुलिस वाले के। वो अच्छे खासे गाने सुनाता कि मैं तुम लोगों की आइंदा ये वो काम कर रहा हूँ। तो आखिर में उसको जाने देता है वो पुलिस वाला, पता चल जाता है उसको, लेकिन वो जाने देता है। पैट्रियट बैलेड सिंगर बना होता है, झूठा मूठा ना, बेस बदला होता है, तो बैलेड सुनाता है। तो वो ऐसा है कि पैट्रियट, ये उसी ज़माने की बड़े इस तरह का आपको लिटरेचर मिलेगा, जैसे हमें अपना पार्टीशन का लिटरेचर मिलता है ना बहुत ज़्यादा, इस तरह आयरिश भी इस दिनों का कॉज का लिटरेचर आपको मिलेगा। आयरिश नेशनलिस्ट रोज अगेंस्ट द यूनाइटेड किंगडम इन एन अटेम्प्ट टू secede from the union and establish an independent Irish Republic। वो एक अपना ये मुल्क बनाना चाहते थे आयरलैंड वगैरह वाले, तो उनसे कट के वो जो यूनियन थी ना, वो यूके वगैरह जो उनसे ब्रिटेन से निकल के। while the Easter Rising was quickly suppressed, it brought the Republican cause to forefront of Irish politics। Irish politics बड़ी गंदी किस्म की पॉलिटिक्स साजिशों में उलझी हुई थी, जैसे हमारे मुल्क का हाल नहीं है वैसे ही था कि पॉलिटिक्स थी एक। तो वहाँ पे कुछ लोग थे कि कहते ठीक है यार जो होंड है ठीक चल रहे थे इंग्लैंड के नाल ठीक है, कई सीगे इन्हों के खिलाफ सीगे। फिर वहाँ पे 2 धड़े थे, जो उनमें से जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो इंग्लैंड के साथ थे, और जो उनमें कैथोलिक्स थे वो चाहते थे हमारा मुल्क आज़ाद करना। अगर कैथोलिक्स बात करते हैं ना अपने मुल्क की आज़ादी, तो वो समझते थे कि ये इसलिए कहते हैं कि वो प्रोटेस्टेंट्स हम उनसे अलग होना चाहते हैं। अजीब किस्म की खिचड़ी सी पकी हुई थी लोगों की। तो ये इस तरह से बात कर रहे थे, जो मसाइल थे। While the Easter Rising was quickly suppressed, it brought the Republican cause to the forefront of Irish politics. In December 1918, Republican won 73 of 105 seats in the general election to the British Parliament, and in January 1919 they declared the independence of the Irish Republic। 1919 में वो जीत के इलेक्शन। The declaration coincided with the start of guerrilla war fought between the Irish Republican Army (IRA) and British government, fought between 1919 to 1921। 2 साल फिर इनकी गुरिल्ला वॉर जो होती है ना, जैसे वो शुरू हो गई। First play for the trilogy, The Shadow of a Gunman, takes place during this war, while the third, The Plough and the Stars, is set in the time of Easter Rising। In 1921, IRA signed a peace treaty with the British government which gave self-government to 16 of 22 Irish counties। तो 12 अजला को
22 में से 16 अजला को 22 में से जो काउंटीज़ थी उनको फिर वहाँ पर आज़ाद कर दिया गया, ठीक है, पीस ट्रीटी इनकी हो गई। द ट्रीटी वाज हाईली कंट्रोवर्शियल विच with die-hard Republicans insisting on independence of all of Ireland। वो कहते हैं हम सारा इंग्लैंड, ये कहते हैं जितना मिला वो तो रखो ना अपने पास। From 1922 to 3 civil war ensued between the Republicans also known as die-hards or irregulars। irregulars तुरे फिर ही बदमाश irregulars मतलब die-hards जैसे तालिबान टाइप उस वक्त के, and Irish Free States forces who had accepted the treaty। तो वहाँ पर वो फिर जो होते थे कि हाँ भी ट्रीटी कबूल है कि नहीं कबूल है, नहीं की तो उन्हें भड़का देना, जो अपनी लड़ाई जी शुरू करी ना, हाँ कलमा पढ़ो पंडिता और ऐसा हो गया, तलवार पकड़ के घूमना शुरू हो गए, ये मॉरल पुलिस बन गई, ये आ गई अपना वो खुदाई फौजदार जेडे होंगे ना वो बन गए। दिस इज़ द सेटिंग फॉर जोनो एंड द पेकॉक, ये है इसकी सेटिंग। अब इस तनाजुर में हमने ड्रामे को सारे को देखना है आगे। विच डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ द बॉयल फैमिली सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ फैक्शनल स्ट्रगल्स। फैक्शनल स्ट्रगल्स जड़ियाँ हो रही हैं ना उस वक्त, दरअसल तो ये ड्रामा है फैक्शनल जो ये सेक्ट्स की सेक्टेरियनिज्म की बुनियाद पे, फैक्ट्स ठीक है ना, फैक्शंस जो होते हैं सोसाइटी के उसकी बुनियाद पे हो रहा है। इन जोनो ओकेशी ड्राज अपॉन हिज फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ स्लम टेनेंटमेंट्स एंड वर्कर्स। लोग कौन से दिखाए गए हैं, स्लम्स के और टेनेंट्समेंट्स के, वो जो लोग होते हैं टेनेंट्स वगैरह किराएदार टाइप उनके। सफरिंग ड्यूरिंग द 1913 लुक आउट टू डिपिक्ट द इंसुइंग हार्डशिप्स ऑफ पावर्टी, मैल न्यूट्रिशन, ग़िज़ाई किल्लत और ख़राब खाना वगैरह उनको मिल रहा था, गुर्बत है, डिजीज़ एंड लैक ऑफ प्राइवेसी भी नहीं उनके पास ना एक दूसरे के लिए भी इवन। द प्ले हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर ओकेशीज़ रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इडियोमेटिक डबलिन स्पीच। आपको यहाँ की जो इडियोमेटिक डबलिन स्पीच है वो आपके इस ड्रामे के अंदर रिप्लीट है, यहाँ पर इज़ टीमिंग विद दिस सॉर्ट ऑफ स्पीच। आपको यहाँ के होते हैं ना जो ज़रबुल मिसाल, इडियम्स, लोकल स्लैंग्स आपको इस ड्रामा के अंदर बहुत मिलेंगे, और वो भी किसके अंदर। अच्छा मैं अभी हम बात करें ना पंजाबी लैंग्वेज की, आपको कई हम मुहावरे बोलते हैं उर्दू के, लेकिन हमें उन मुहावरों की खुद भी पूरी तरह समझ नहीं है, लेकिन हमें जनरल सा मतलब पता चलाई जाते हैं। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हम समझते हैं कि खसियानी बिल्ली डीठ सा हो गया, बंदा है खंबे के ऊपर चढ़ गया, नहीं, खंबा खंब को कहते हैं, खंब यानी पर मुर्गी के। खसियानी बिल्ली ने छलांग लगाई किसी को दे के, परों को दे के, शायद बिल्ली है और मुर्गी है, आगे खंब तब उसका एवं इधर उधर कर रही ढीठ जी होगा ना, गल आगे पीछे कर रही है। इस तरह के आपको मिलेंगे, हमें पूरी समझ नहीं आती उन चीज़ों की, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, एक पूरी इसके पीछे कहानी होगी ना, इस तरह नाचना जाने, आंगन टेढ़ा, ये सारा कुछ। तो अब इन चीज़ों की हमें पूरी समझ नहीं होती, लेकिन आपको पंजाबी कहावतें या पंजाबी ज़रबुल मिसाल ईडियम्स जो होते हैं, स्लैंग्स जो होते हैं, अब इन स्लैंग्स की आपको फट से समझ आएगी और मज़ा भी बुरा आएगा। तू की जाने भोली मचे नारकली दी शान। चलो ये देखा है ना, जनरल सी बात ये आम ही आ जाती है, आपको कई ऐसे स्लैंग्स मिलेंगे जो कि आपको मिल जाएंगे। तो जब वो लोग जो स्लैंग्स बोलते हैं ना इंडियन पंजाबी फिल्मों में या पाकिस्तानी पंजाबी जो ड्रामाज होते हैं या फिल्में होती हैं, तो हमें फौरी से समझ आती, पूरा मज़ा भी देते हैं उन चीज़ों। हाँ वो देखो हर फिल्म के अंदर कोई ना कोई, वो कह रहा कि एक बड़ा मज़ेदार था उसका कि वो अब हमारे यहाँ जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज है, ताने मेने ज़्यादा है ना, क्योंकि ताने मेने जी बोते हैं हमारे कल्चर के अंदर, क्यों ताने कि उड्या ना जावे बाबा जी तो फिटे मुँह गोडियाँ का, ऐसे करके ना उसने बनाई है कोट सी, बड़ी अच्छी बनी। उठिया ना जावे गोडियाँ तो फिटे मुँह बाबा जी ने, पता कि नहीं, उठिया ना जावे बाबे तो फिटे मुँह गोडियाँ का, कसूर किसी का निकाल दिया, डिगा खोती तो गुस्सा में आते, तो वो वाले हिसाब वो बात कर दी, तो हमें इन बातों की फौरी से समझ आती है ना। तो कैरेक्टराइजेशन, सोशल कॉन्शियंस एंड ब्लेंड ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, आप इसको ड्रामा में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।